हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज पार्ट 105 के बारे में। और ये सीरीज़ दोस्तों हमारी उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम अभी तक 104 पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल एससी तथा यूके पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित कराए जाएंगे सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है दोस्तों। अगर आपने इससे पहले के 104 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जाम्स होने दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का, उत्तराखंड पुलिस का, पटवारी, लेखपाल, एसआई, बंदी रक्षक, या इसके अलावा जो भी नए फॉर्म आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन वीडियोज में हम यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित ही प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको कराते हैं और एक संपूर्ण रिवीजन के माध्यम से हमारी ये पोस्टमार्टम क्लासेस चलती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी दोस्तों उत्तराखंड की एक एप्लीकेशन भी है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और इससे पहले के 104 पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा। पैरेलल में दोस्तों हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाली सीरीज चल रही है, वो भी देख लीजिएगा। अजय रावत वाली हमारी सीरीज चल रही है, वो भी देख लीजिएगा। और कई सारी मैराथन क्लासेज हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो सारी वीडियोस दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और 10 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे और डिटेल से इन प्रश्नों के बारे में चर्चा भी करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर समूह किस मंदिर की बाहरी दीवारों पर खुजराहों के समान काम मूर्तियां अंकित हैं? यानी कि बालेश्वर मंदिर समूह जो कि हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों, चंपावत जनपद में स्थित है। बालेश्वर मंदिर समूह के किस मंदिर की बाहरी दीवारों पर खुजराहों के समान काम मूर्तियां अंकित हैं? यह दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। कामाख्या देवी, चंपावती देवी, शीतला देवी या फिर चंडी देवी। तो जो ये मंदिर है दोस्तों, यह बालेश्वर मंदिर समूह के ही पार्ट हैं। और इसमें से दोस्तों चंपावती देवी मंदिर है हमारा, यह भी चंपावत में ही स्थित है। इसकी दीवारों पर खुजराहों के समान काम मूर्तियां अंकित हैं। ठीक है, खुजराहों के समान में काम मूर्तियां अंकित है किसकी? चंपावती देवी मंदिर के किनारे। ठीक है, और यह बालेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है दोस्तों? चंपावत में स्थित है। बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने कराया था? तो नॉर्मली दोस्तों हम पढ़ते हैं कि चंद राजाओं के द्वारा 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और मुख्यतः आपसे राजा का नाम पूछ के पूछेगा तो बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण शुरू करने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? उद्यान चंद। उद्यान चंद के द्वारा बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण शुरू कराया गया था। और विक्रम चंद के द्वारा दोस्तों बाद में इस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार भी कराया गया था। तो विक्रम चंद और उद्यान चंद आपको याद रखना है, उद्यान चंद के द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। चंपावत जनपद में दोस्तों चंपावती नदी के किनारे या काली नदी के किनारे हमारा बालेश्वर मंदिर समूह स्थित है। इसमें एक चंपावती देवी मंदिर है जिसकी बाहरी दीवारों पर खुजराहों के समान काम मूर्तियां अंकित है। अगर बालेश्वर महादेव मंदिर की बात करें या बालेश्वर मंदिर समूह की बात करें दोस्तों, तो यह मुख्यतः बालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और शिल्पकला की दृष्टि से दोस्तों एक महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव के अलावा जैसे कि माँ भगवती, चंपा देवी, भैरव, गणेश, माँ काली आदि कई भगवानों की मूर्तियां यहाँ पर अंकित है। तो बालेश्वर महादेव मंदिर समूह या बालेश्वर मंदिर समूह चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावती देवी मंदिर भी हमारा चंपावत जनपद में ही स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक दो मंदिर और याद रखिएगा चंपावत जनपद के। क्रांतेश्वर मंदिर समूह या क्रांतेश्वर महादेव मंदिर, ये भी दोस्तों हमारा चंपावत जनपद में ही स्थित है। घटोत्कच मंदिर दोस्तों, घटोत्कच मंदिर भी चंपावत जनपद में ही स्थित है। मायावती आश्रम दोस्तों चंपावत में ही स्थित है। देवी धुरा का जो बाराही देवी मंदिर है दोस्तों, जहाँ पर हमारा आषाढ़ी कौतिक मेला या बग्वाल मेला या फिर देवी धुरा मेले का आयोजन किया जाता है, यह भी चंपावत जनपद में ही स्थित दोस्तों। मीठा रीठा साहिब, मीठा रीठा साहिब भी दोस्तों हमारा चंपावत जनपद में ही स्थित है। पूर्णागिरी मंदिर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, पूर्णागिरी मंदिर, यह भी चंपावत जनपद में स्थित है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा दोस्तों, ये भी हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। नागनाथ मंदिर जिसे नौ ढूंगा धार भी कहा जाता है, नागनाथ मंदिर भी दोस्तों हमारा चंपावत जनपद में ही स्थित है। नौ ढूंगा धार हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। बाणासुर का किला दोस्तों चंपावत में ही स्थित है। और सुई का किला या सुइयों का किला, ये भी चंपावत जनपद में ही स्थित है दोस्तों। श्यामला ताल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, श्यामला ताल चंपावत में ही स्थित है। स्वामी विवेकानंद आश्रम हमारा चंपावत में ही स्थित है। लोहा घाट दोस्तों हमारा चंपावत में ही स्थित है। और चंपावत में ही दोस्तों हमारा एक गुरु देवता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, जिसे गौरिल या गौरिल चौड़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रसिद्ध दोस्तों मंदिर है जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। जैसे कि हिंगला देवी मंदिर एक मंदिर है, यह भी चंपावत जनपद में स्थित है। सप्तेश्वर मंदिर समूह दोस्तों, ये भी हमारा चंपावत जनपद में ही स्थित है। तो इतने मंदिर दोस्तों आपको मैक्सिममली याद रखने हैं जो कि चंपावत से संबंधित है। और कुमाऊं नाम की जो उत्पत्ति होती है, कुर्मांचल शब्द का सबसे पहला प्रयोग दोस्तों चंपावत जनपद या काली नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए किया जाता था, जो कि चंपावत में ही स्थित है। बाद में इस पूरे क्षेत्र का, चंपावत के आसपास के पूरे क्षेत्र का नाम कुमाऊं रख दिया गया। ठीक है,
तो जो क्रांतेश्वर महादेव पर्वत है ना, जहाँ से कुमाऊं नाम की उत्पत्ति होती है, यह भी चंपावत जनपद में ही स्थित है। चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1997 में दोस्तों हमारा चंपावत जनपद की स्थापना हुई थी। 15 सितंबर या 18 सितंबर, दो डेटें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसका दोस्तों पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हमने बालेश्वर महादेव मंदिर समूह का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, मतलब दूसरा प्रश्न है आज का, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में यह दोस्तों संग्रहालय हमारा स्थित है, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय। अब उत्तराखंड के दोस्तों कुछ संग्रहालयों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा संग्रहालय आता है दोस्तों, वो आता है मौलाराम संग्रहालय। मौलाराम आर्ट गैलरी या मौलाराम संग्रहालय दोस्तों कहाँ स्थित है? यह श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है मौलाराम संग्रहालय। ठीक है। मौलाराम की चित्रशाला, ये भी कहाँ स्थित थी? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित थी मौलाराम की चित्रशाला। ठीक है। और गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय दोस्तों यह हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। श्रीनगर में ही दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय भी श्रीनगर में ही स्थित है। ठीक है। यहीं से एक दो प्रश्न और आते हैं कि जो हमारा महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय है, यह कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय स्थित है। और कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय भी दोस्तों हमारा टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। ठीक है। वहीं बात करेंगे वीरेंद्र शाह संग्रहालय की, तो ये दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित है। ठीक है। और राष्ट्रीय संग्रहालय दोस्तों आप लोगों को पता है हमारा दिल्ली में स्थित है। तो ये कुछ प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, जिसमें से गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय और मौलाराम आर्ट गैलरी, आपको दो महत्वपूर्ण याद रखना है। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, और मौलाराम संग्रहालय या मौलाराम आर्ट गैलरी दोस्तों हमारा श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि ताराकुंड किस जनपद में स्थित है? पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली या फिर अल्मोड़ा? तो ताराकुंड दोस्तों हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और श्रृंखलाओं के हिसाब से पूछा जाएगा दोस्तों, ताराकुंड भी कह सकते हैं आप, इसे ताराताल भी कह सकते हैं। ठीक है, ताराताल। ठीक है। मेनली दोस्तों ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूधातोली जो हमारे पर्वत श्रृंखला रेंज है, जिसे पंचनद नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड का पामीर नाम से जाना जाता है, उसी दूधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हमारा ताराकुंड भी आता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक क्वेश्चन आया था दुग्धताल, दुग्धताल भी हमारा इसी दूधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और ये दोनों ही हमारा वैसे पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और दुग्धताल का एक बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, जो हमारे डीडी शर्मा जी की पुस्तक है उसमें दिया गया है कि दुग्धताल हमारा चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। बाद में हालांकि यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा, लेकिन आपको याद रखना है कि दुग्धताल यह पूछा जाएगा तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और मुख्यतः जो इसका पार्ट आता है वह चमोली जनपद में आता है। और वहीं जो ताराकुंड है या ताराताल है, यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और मुख्यतः इसका जो भाग मतलब दूधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है। ठीक है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला को दोस्तों पंचनद नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड का पामीर नाम से भी जाना जाता है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने इसे शीतकालीन राजधानी बनाने की मांग भी करी थी। कोदिया बगड़ जो है वह दूधातोली पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है, जिसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। गैरसैंण दोस्तों जो हमारी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यह भी दूधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही चमोली जनपद में स्थित है। अब दोस्तों आपसे एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं से 5 नदियों का उद्गम होता है, वह 5 नदियां कौन कौन सी हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में ताराकुंड या ताराताल स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, मैती आंदोलन या फिर रक्षा सूत्र आंदोलन? तो ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा, ये जो नारा था दोस्तों, यह नारा था रक्षा सूत्र आंदोलन का। रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा था क्या? ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा, रक्षा सूत्र आंदोलन का दोस्तों यह नारा था। और इस रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब से हुई थी? 1994 दोस्तों, टिहरी गढ़वाल जनपद की भिलंगना घाटी, याद रखना है टिहरी गढ़वाल जनपद की भिलंगना घाटी से दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें लोगों ने वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया था। और रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रधार या जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? सुरेश भाई, अपने सुरेश भाई, कौन? अपने सुरेश भाई को जाना जाता है रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक के रूप में या फिर सूत्रधार के रूप में। 1994 में दोस्तों यह रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू हुआ था टिहरी गढ़वाल जनपद की भिलंगना घाटी से। और इसमें पेड़ों का कटान रोकने के लिए हमारा यह रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया था। कब? 1994 में, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। मैती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? यह कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया दोस्तों? 1996 में हमारा मैती आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी चिपको आंदोलन आप सभी लोग को पता है, 1970 के दशक में हमारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। और
चिपको आंदोलन मेनली दोस्तों, चिपको आंदोलन के सूत्रकर्ता या चिपको आंदोलन की प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो गौरा देवी, जिन्हें चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन से आपको दोस्तों ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, ऐसी बात करते हैं अगर हम दोस्तों पानी राखो आंदोलन की। ठीक है, क्या पानी राखो आंदोलन। ठीक है, यह कहाँ से वो शुरू हुआ था, ये दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1989 के आसपास में हमारा पानी राखो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पानी की कमी को दूर करने के लिए मतलब उपरा खाल पौड़ी गढ़वाल से मेनली इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और चिपको आंदोलन आपको पता ही है दोस्तों 1972-73 में हमारा चिपको आंदोलन हुआ था। और चिपको आंदोलन का भी एक दोस्तों एक नारा था, क्या था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 25वां कि हिरण चित्तल नृत्य का संबंध किस जनपद से है। ठीक है, तो हिरण चित्तल नृत्य का संबंध दोस्तों चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर टिहरी गढ़वाल। तो हिरण चित्तल नृत्य का दोस्तों हमारा संबंध है कहाँ से, पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों हमने पढ़ा है क्या, हिल जात्रा लोकोत्सव। हिल जात्रा का आयोजन कहाँ पे होता है दोस्तों, हिल जात्रा लोकोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पे, पिथौरागढ़ जनपद में। और इसी पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित दोस्तों हमारा क्या, हिरण चित्तल नृत्य, जो कि हिल जात्रा उत्सव में किया जाता है। ठीक है, और मुख्यतः यह सोर घाटी से संबंधित है। किस घाटी से संबंधित दोस्तों, याद रखना आपको, सोर घाटी से संबंधित है हिरण चित्तल नृत्य। ठीक है, अब दोस्तों जो हिल जात्रा उत्सव है, यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि जो हमारा हिल जात्रा जो उत्सव है, इसका मुख्य पात्र क्या है। तो इसका मुख्य पात्र क्या है दोस्तों, लखिया भूत। याद रखना है, हिल जात्रा जो उत्सव है इसका मुख्य पात्र क्या है, लखिया भूत दोस्तों इसका मुख्य पात्र है। और हिरण चित्तल नृत्य भी इसी में किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की सोर घाटी में दोस्तों यह हिल जात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है और आपको याद रखना है। ठीक है, गंगावली मेले का आयोजन दोस्तों, गंगावली मेले का आयोजन भी वहीं किया जाता है। ठीक है, और जो हिल जात्रा उत्सव है यह कृषकों तथा पशुपालकों के उत्सव के रूप में जाना जाता है। और इस हिल जात्रा उत्सव की शुरुआत किस देश से मानी जाती है, तो नेपाल देश की देन माना जाता है। नेपाल से दोस्तों यह हिल जात्रा उत्सव हमने मनाना शुरू किया हुआ है। ठीक है, और मुख्यतः यह एक खेल के रूप में है। और यहाँ पर दोस्तों मुख्य पात्र इसका लखिया भूत होता है। विशिष्ट प्रकार की नाट्य शैली का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हिरण चित्तल नृत्य इसी में किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ही इसमें घुड़सवार, सैनिक, मचेरा, मतलब हर प्रकार के इसमें पात्र होते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट दोस्तों आपको मुख्यतः यहाँ से हिरण चित्तल नृत्य से याद रखना है कि किससे संबंधित है, हिल जात्रा उत्सव से यह दोस्तों संबंधित है। ऐसे ही दोस्तों हमारा एक और उत्सव होता है जो कि हमारा सलूल डुंगरा गांव ग्राम, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, वहां से भी संबंधित होता है। ठीक है, जिसे हम रम्माण उत्सव कहते हैं। रम्माण उत्सव भी महत्वपूर्ण है, रम्माण उत्सव। ठीक है, सलूल डुंगरा ग्राम जो कि हमारा कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, वहां से दोस्तों ये रम्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। मुखौटा नृत्य का प्रयोग हमारा रम्माण उत्सव के दौरान किया जाता है। ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण जो हमारा उत्तराखंड के कल्चर है, जहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है। ठीक है, जैसे कि लखिया भूत प्रमुख पात्र है हिल जात्रा उत्सव का। ऐसे ही सलून डुंगरा ग्राम से हमारा रम्माण उत्सव की शुरुआत होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न है। ठीक है, बाकी हिल जात्रा उत्सव से ही एक और प्रश्न आप याद रख सकते हैं कि इसमें दोस्तों एक हमारा प्रसिद्ध एक नृत्य किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्वांग नृत्य। स्वांग नृत्य भी हिल जात्रा उत्सव से ही संबंधित है और मुख्यतः चारावाहों और कृषकों के उत्सव के रूप में इसे जाना जाता है। रोपाई के समय पे यह हमारा हिल जात्रा उत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गढ़वाली भाषा में अंगारा और रैबार पत्रिका की शुरुआत किसने करी थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारा अच्छा प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा में जो हमारा अंगारा और रैबार नामक जो पुस्तिका या पत्रिकाएं थी दोस्तों, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी गोविंद चातक जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, अंगारा और रैबार नामक पत्रिका की शुरुआत गोविंद चातक जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों गोविंद चातक जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोविंद चातक जी को दोस्तों गढ़वाली लोक साहित्य का पुरोधा कहा जाता है। याद रखना है, गढ़वाली लोक साहित्य का पुरोधा किसे कहा जाता है, गोविंद चातक जी को ही गढ़वाली लोक साहित्य का पुरोधा कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों गोविंद चातक जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों 19 दिसंबर 1933 को, 19 दिसंबर 1933 को दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद के जो बडियारगढ़ नामक एक स्थान है, ठीक है, और सरकासणी नामक स्थान पे मेनली इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों 25 से अधिक किताबें अपनी प्रकाशित करी हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने अंगारा और रैबार नामक पत्रिकाएं भी शुरू की हैं। किसने, गोविंद चातक ने। ठीक है, गोविंद चातक जी की दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके कारण इन्हें गढ़वाली लोक साहित्य का पुरोधा भी कहा जाता है। अब इनकी कुछ पुस्तकें अगर हम बात करें तो 1954 से इनके साहित्य की शुरुआत होती है। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गढ़वाली लोकगीत। ठीक है, इसी के साथ साथ गढ़वाली लोक गाथाएं, उत्तराखंड की लोक कथाएं, गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, मध्य पहाड़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन,
भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भ, मध्य हिमालय पुरस्कृत, पर्यावरण और संस्कृति का संकट, लकड़ी और पेड़, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी है। एक तो है गढ़वाली लोकगीत, जिसका पूरी इस पुस्तक का दोस्तों पूरा नाम है गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन। यह गोविंद चातक जी की पुस्तक है। इसी के साथ साथ गढ़वाली लोक गाथाएं, उत्तराखंड की लोक कथाएं, मध्य पहाड़ी का शास्त्रीय अध्ययन, भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भ, मध्य हिमालय पुरस्कृत, मध्य हिमालय, ठीक है, और पर्यावरण और संस्कृति का संकट, और लकड़ी और पेड़, ये इनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों नाट्य विद्या पर भी इन्होंने लेखन किया हुआ है। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं जैसे कि रंगमंच कला और दृष्टि, आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा, राकेश मोहन, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इसके अलावा केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, अंधेरी रात का सफर, ये भी इनके कुछ मुख्य अन्य नाटक हैं। ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हुआ तो स्पीड कम करके आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भक्त दर्शन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम आपको बताना है। बाकी धरणीधर चौंदड़वा का संबंध किस क्षेत्र से था आपको बताना है। और गिरीश तिवारी जिन्हें गिरदा भी कहा जाता है, गिरीश तिवारी जिन्हें गिरदा कहा जाता है, तो गौरदा उत्तराखंड में किसे कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैकेट द्वारा किस वर्ष वैज्ञानिक आधार पर पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों बैकेट का जो भूमि बंदोबस्त था काफी महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। बैकेट का भूमि बंदोबस्त तो कब किया था, 26-27 में, 51-52 में, 71 से 73 में, या 63-64 में। ठीक है, वैसे दोस्तों बैकेट का जो भूमि बंदोबस्त था, जिसे उत्तराखंड में वैज्ञानिक आधार पर पहले भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, यह 1863-64 में किया गया था। मुख्यतः दोस्तों हम बैकेट के भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में डेट पढ़ते हैं 1863 से 73, 1863 से 73, जो कि दोस्तों ब्रिटिश काल का नवा और सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था। और इसी भूमि बंदोबस्त को बैकेट के भूमि बंदोबस्त या विकेट भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और विकेट की अध्यक्षता में दोस्तों इस भूमि बंदोबस्त का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसी भूमि बंदोबस्त में दोस्तों वैज्ञानिक आधार पे पहली बार जो भूमि बंदोबस्त की प्रणाली थी उसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था। और इसी के तहत दोस्तों उत्तराखंड की जो भूमि है, इसी बंदोबस्त में उत्तराखंड की भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। एक था तलाऊ भूमि, ठीक है, एक था उपराऊ भूमि, ठीक है, तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि। उपराऊ के ही 2 प्रकार भी माने जाते हैं, जैसे कि तलाऊ, एक तो तलाऊ माना जाता है, एक उपराऊ अव्वल भूमि माना जाता है, एक उपराऊ दोयम भूमि माना जाता है। अगला है इजराइन भूमि और कंटील भूमि। तो 5 प्रकार से हमारा इस भूमि बंदोबस्त में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भूमि को बांटा गया था। ठीक है, कहीं कहीं आप 3 प्रकार भी पढ़ेंगे, क्योंकि उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम यह उपराऊ भूमि के ही पाठ के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इन 5 भागों में या 3 भागों में बांटकर खातेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा, खसरा, खतौनी और सबरा इसी भूमि बंदोबस्त में यानी कि नवे भूमि बंदोबस्त में उपलब्ध कराया गया था, जो कि जीई विकेट की अध्यक्षता में हुआ था। इसी कारण इस भूमि बंदोबस्त को विकेट भूमि बंदोबस्त या बैकेट भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले खाता, खतौनी और सबरा ये सभी हमारा इसी भूमि बंदोबस्त में उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है, तो मुख्यतः दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड में वास्तविक भू पैमाइश व्यवस्था की शुरुआत कौन से भूमि बंदोबस्त से मानी जाती है, तो नौवे भूमि बंदोबस्त से मानी जाती है, जो कि बैकेट या विकेट के द्वारा कराया गया था। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम राजस्व के आधार पर भू व्यवस्था प्रणाली कब शुरू हुई या भूमि सुधार कब शुरू हुआ, तो नवे भूमि बंदोबस्त से ही हुआ था, जो कि विकेट के द्वारा कराया गया था 1863-64 में, या 1863 से 73 भी आपको कहीं कहीं किताबों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों हमारे कुल कितने भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं, कुल दोस्तों 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं, जिसमें ब्रिटिश काल में हमारा 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। और उसके बाद में दोस्तों आज़ादी के बाद में हमारा एक भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960-64 में। ठीक है, और 11 भूमि बंदोबस्त दोस्तों हमारा अंग्रेजों के द्वारा कराए गए थे, जिसमें से पहला भूमि बंदोबस्त दोस्तों कब हुआ था, 1815-16 में हुआ था, जो कि गार्डनर के द्वारा कराया गया था। और 11वां जो दोस्तों ब्रिटिशों के द्वारा अंतिम भूमि बंदोबस्त था वह 1928 में कराया गया था। इबर्टसन के नेतृत्व में हमारा वह भूमि बंदोबस्त कराया गया था। अब तक राज्य में कुल कितने 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। ठीक है, वहीं से दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि ब्रिटिश काल से पूर्व यानी कि गोरखों के समय में या चंद राजाओं के समय में हमारी जो भूमि बंदोबस्त प्रणाली थी वह किस पर आधारित थे, तो वह मनुस्मृति पर आधारित थे। किस पर, मनुस्मृति पर आधारित थे। ठीक है, और भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, कुमाऊं में। तो कुमाऊं में दोस्तों भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत दोस्तों हमारी चंद राजाओं के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, चंद राजाओं के द्वारा की गई थी। रतन चंद को दोस्तों सबसे पहले कहा जाता है कि रतन चंद के द्वारा सबसे पहले भूमि बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, कुमाऊं में। और गढ़वाल में अजय पाल का नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तोलछा व मारछा जनजाति कहाँ निवास करती है, 1400 और दारमा घाटी में, रालम व मिलम घाटी में, नीति और माणा घाटी में, या फिर व्यास व मिलम घाटी में। तो तोरछा
और मालछा जो जनजाति दोस्तों, यह किससे संबंधित है? यह भोटिया जनजाति से संबंधित है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है दोस्तों, ये भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं तोलछा और मारछा, ठीक है। और यह मुख्यतः किस घाटी से संबंधित है? तो नीति और माणा घाटी। कहाँ पड़ती है दोस्तों? नीति और माणा घाटी यहाँ पड़ती है दोस्तों चमोली जनपद में, और यहीं पर निवास करती है तोलछा और मारछा जनजाति, ठीक है। और यह मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि भोटिया की उपजाति है, ठीक है। भोटिया जनजाति के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1967 में इसे जनजाति घोषित किया गया था। हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में भोटिया जनजाति को जाना जाता है। उत्तराखंड की सबसे साक्षर जनजाति के रूप में भी भोटिया जनजाति को जाना जाता है। और नीति और माणा घाटी में दोस्तों निवास करती है। मुख्यतः वृहत हिमालय की मुख्य जनजाति या महान हिमालय की मुख्य जनजाति के रूप में भी भोटिया जनजाति को ही जाना जाता है। और तोरछा और मारछा भी जो नीति और माटा घाटी पर निवास करते हैं, यह भी भोटिया की ही उपजातियां है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो भोटिया जनजाति है वह रालम और मिलम घाटी जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, यहाँ पर भी निवास करती है। व्यास और मिलम घाटी ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, यहाँ पर भी निवास करती है। चौदास और दारमा घाटी ये भी दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, यहाँ पर भी ये हमारी भोटिया जनजाति निवास करती है। लेकिन मुख्यतः जो तोलछा और मारछा हैं, यह नीति और माणा घाटी में निवास करने वाले भोटियाओं को तोलछा और मारछा नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको। अगला हमारा दोस्तों 29वां प्रश्न है कि एटकिंसन मूल रूप से क्या थे? यह प्रश्न दोस्तों ड्राफ्टमैन के एग्जाम में भी पूछा चुका है। एटकिंसन को हम अधिकतर जानते हैं इतिहासकार के रूप में, लेकिन मुख्यतः दोस्तों ये मूल रूप से क्या थे? यह मुख्यतः कीट वैज्ञानिक थे। एटकिंसन मुख्यतः क्या थे? कीट वैज्ञानिक थे। उसके बाद में वो हमारे इतिहासकार बने थे, लेकिन आयोग के द्वारा रिवाइज आंसर की में दोनों आंसर दे दिए गए थे बाद में। कीट वैज्ञानिक और इतिहासकार दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एटकिंसन का दोस्तों मूल नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था E.T. एटकिंसन, नाम से इन्हें मुख्यतः जानते हैं। किसे? एटकिंसन को E.T. एटकिंसन नाम से जाने जाते हैं। और इनका जन्म दोस्तों 6 सितंबर 1840 को आयरलैंड में हुआ था। 6 सितंबर 1840 को आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। और उत्तराखंड के इतिहास का क्रम, अगर हम एक प्रश्न पूछें कि उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो उत्तराखंड के इतिहास का जो क्रमबद्ध वृत्तांत है सबसे पहले एटकिंसन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का अबाध्य प्रयोग किसने किया है? वह भी एटकिंसन ने ही किया है, ठीक है। और एटकिंसन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, कौन सी? हिमालयन गजेटियर। हिमालयन गजेटियर किसकी पुस्तक है? एटकिंसन की ही एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अब दोस्तों यहीं से आपसे एक प्रश्न है कि जो एटकिंसन की पुस्तक है हिमालयन गजेटियर, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। और इससे पहले दोस्तों पोस्टमार्टम क्लासेज में बहुत डिटेल्स में आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ कि जो हिमालयन गजेटियर नामक पुस्तक है यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, जो कि एटकिंसन के द्वारा लिखी गई है। तो एटकिंसन मूल रूप से क्या थे दोस्तों? कीट विज्ञानी भी थे और इतिहासकार भी थे, ठीक है। और उत्तराखंड के इतिहास का जो क्रमबद्ध वृत्तांत है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? वह E.T. एटकिंसन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर नामक एक पुस्तक है, जिसे हिमालयन गजेटियर भी मैंने कहा, इसी को हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भी कहते हैं। ये भी एटकिंसन के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की, और ये जो पुस्तक है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 14 खंडों में यह पुस्तक हमारी प्रकाशित हुई थी। कितने खंडों में? 14 खंडों में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में हुई थी। बिंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में हुई थी। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में हुई थी। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई थी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तराखंड में दोस्तों कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6 कुल उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं? उत्तराखंड में दोस्तों कुल 7 हमारे वन्यजीव विहार हैं। उत्तराखंड में कुल कितनी संरक्षण आरक्षित हैं? उत्तराखंड में दोस्तों कुल 4 संरक्षण आरक्षित हैं। उत्तराखंड में कुल कितने उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है? उत्तराखंड में दोस्तों सिर्फ एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। तो जो गोविंद वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तरकाशी में हमारा गोविंद वन्यजीव विहार स्थित है, ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई थी दोस्तों, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग यहाँ पे पाए जाते हैं और यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बिंसर वन्यजीव विहार की स्थापना दोस्तों 1987 में ना होकर कब हुई थी? 1988 में बिंसर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। और यह बिंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इसके साथ साथ में अगला है दोस्तों सोना नदी वन्यजीव विहार, यह हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 2 वन्यजीव विहार बचे दोस्तों, कौन से? मसूरी वन्यजीव विहार जो कि देहरादून जनपद के मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और सबसे नया वन्यजीव विहार है दोस्तों कौन सा? नंधौर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। और नैनीताल और उधमसिंह नगर जनपद या चंपावत जनपद में हमारा नंधौर वन्यजीव विहार पड़ता है। तो कौन सा असत्य हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी है सत्य है, इसका आंसर 1988 होना चाहिए था। तो ये 10 प्रश्न थे दोस्तों, मेरे हिसाब से 10 प्रश्नों में मैंने आपको 100 से ज़्यादा फैक्ट बताए हैं और सारे फैक्ट एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के और हैं। उत्तराखंड की सबसे लंबी नहर कौन सी है और टॉम कार्रिएट ने हरिद्वार के लिए क्या कहा था? इन 2 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और ये दोस्तों सीरीज कंटिन्यू करें या ना करें ये भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि व्यूज बहुत कम आते हैं तो फिर उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन तब भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो सीरीज को मैं कोशिश करूंगा आप डेली डेली आपको यहाँ से 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।